हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हुए। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट्स के बारे में। तो लास्ट हमने इसमें कंप्लीट किया था लिक्विड अमोनिया के बारे में। लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट किस तरह से वर्क करता है, कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, और उसमें हमने दो चीजें और पढ़ी थी कि उसके फायदे और नुकसान क्या क्या थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और आज हम बात करने वाले हैं SO2 के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है लिक्विड SO2। अब ये हमारा एज अ सॉल्वेंट किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज तो हमारी वही सेम होने वाली है, जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे वाटर और अमोनिया के लिए देखे थे वैसे ही हम क्या किसके लिए देखेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट। तो चलो लिक्विड SO2 पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिक्विड SO2 जो है बेटा, ये हमारा कैसा सॉल्वेंट है, ये हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते थे, बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। इसकी हमने अप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो पढ़े थे कि जो हमारे प्रोटॉन को ना तो एक्सेप्ट करें और ना ही डोनेट करें, वो हमारे कौन से होते थे, अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां से स्टार्ट कीजिए। लिक्विड SO2 LSO2 इज अ अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट कैसा है, वो एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों है अप्रोटिक सॉल्वेंट? क्योंकि वो प्रोटॉन को ना तो एक्सेप्ट करता है और ना ही प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। चलिए इसमें आगे देखिए बिकॉज इट डज नॉट डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, डज नॉट डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन, बट इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट इट इज वाइडली यूज्ड in organic compounds, organic कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। हिंदी में बता देते हैं कि हमारा जो बेटा लिक्विड SO2 है, लिक्विड होता है हमारा। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड तो लिक्विड होता है, तरल होता है। ये हमारा कैसा है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक विलायक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये बेटा प्रोटॉन और को ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना डोनेट कर सकता है, पर ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत वाइडली यानी कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बेटा एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, यानी कि बहुत सस्ता मिल जाता है, और इसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है। जैसे हम वाटर को ईजिली हैंडल कर सकते हैं ना, इसी तरीके से हम लिक्विड SO2 को बिना किसी स्पेशल एपरेटर्स, बिना किसी स्पेशल टेक्निक के हैंडल कर सकते हैं इजिली। चलो आगे देखो। ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, ऐसा क्यों? ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, इट्स लो कॉस्ट एंड easily handling। अब इसमें आगे देखो, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। एज अ सॉल्वेंट इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एज अ सॉल्वेंट इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए बेटा? इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एक आपका डाउट था इसमें पिछली क्लास में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट क्या है हमने मान लिया, फर्स्ट क्या ले लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, आपको बता दें हम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा वो क्वांटिटी होती है जो हम मेजर करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस लिया हमने, हमने क्या कर दिया, इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया।
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। हमने क्या किया, सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जितना वो क्या एब्सॉर्ब करता है, उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो अपने अंदर समाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जितनी उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, वही क्वांटिटी हमारी कहलाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे ये सब था हमारा क्या, कांस्टेंट, यानी कि F इनवर्सली डिपेंड करता था K के, F इनवर्सली डिपेंड करता था K के। चलो अब बात करते हैं हमारे लिक्विड SO2 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। बेटा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा लिक्विड SO2 का होता है 15.4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड SO2 इज 15.4। कितना है, 15.4, which is less than water and liquid ammonia, which is less than water and liquid ammonia, less than H2O या LNH3 लिक्विड अमोनिया। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या है, कम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, यानी कि लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कैसे हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। इट मींस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, इट मींस दैट the attraction force between atoms, the attraction force between atoms is more than H2O और लिक्विड NH3, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स एटम्स के बीच का H2O और NH3 से कैसा होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में देखिए क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी। बेटा लिक्विड SO2 में हमारे हाइड्रोजन की एब्सेंस होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या नहीं हो पाते, एक दूसरे से एसोसिएट नहीं हो पाते, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। और जब ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो हमारा एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो उसी साइज का होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के कारण ये अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि सॉल्वेंट को डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा सरफेस भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जितना हमारा वाटर और NH3 करता था। तो लिक्विड अमोनिया डज नॉट एसोसिएट विद ईच अदर, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट associate with other molecules of liquid SO2 या with each other, associated with each other due to absence of hydrogen, हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु की अनुपस्थिति के कारण, सो इट हैज नो कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it has no capacity to form hydrogen bonding, it has no capacity to form hydrogen bonding, so it cannot provide enough surface, it cannot provide
it cannot provide enough surface, so it cannot provide enough surface in compare to H2O और लिक्विड NH3 यहाँ पर क्या हो जाती है, एसोसिएशन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि लिक्विड SO2 के मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हो सकते, डज नॉट एसोसिएट विद ईच अदर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डाइपोल मोमेंट कितना होता है हमारा लिक्विड SO2 का डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की अगर हम इसमें बात करें तो डाइपोल मोमेंट होता है हमारा लिक्विड SO2 का, कितना होता है इसका डाइपोल मोमेंट 1.70 डिबाई विच इज बिटवीन वाटर एंड लिक्विड अमोनिया। वाटर का कितना होता था, वाटर का होता था 1.84 और हमारा लिक्विड NH3 का क्या था 1.46 के अराउंड था हमारा लिक्विड अमोनिया का। अब अगर बात करें लिक्विड SO2 के बारे में तो लिक्विड SO2 का होता है बेटा 1.70 डिबाई कितना डाइपोल मोमेंट ऑफ लिक्विड SO2, डाइपोल मोमेंट of liquid SO2 is 1.70 debai which is between water and liquid ammonia, liquid NH3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लिक्विड SO2 पानी से कैसा होगा, पानी से तो कम पोलर होगा और लिक्विड NH3 से ज्यादा पोलर होगा। डाइपोल मोमेंट पानी से कम है तो पानी से लेस पोलर, हमारा लिक्विड NH3 से ज्यादा है तो लिक्विड NH3 से ज्यादा पोलर होगा। इट मीन्स that liquid SO2 is less polar than water and more polar than liquid NH3। थर्ड पॉइंट देखिए, फोर्थ हो जाएगा ये पॉइंट, सेल्फ आयनाइजेशन कि सेल्फ आयनाइज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन, लिक्विड NH3 सेल्फ आयनाइज्ड होता है, सेल्फ आयनाइजेशन या कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो यहां से हमारे लिक्विड SO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्फ आयनाइज्ड होते हैं। कैसे सेल्फ आयनाइज्ड होते हैं, जैसे हमारा पानी होता था, SO2 मॉलिक्यूल्स आर सेल्फ आयनाइज्ड यानी कि खुद पे खुद ही आयंस बना लेते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके, लाइक वाटर एंड NH3, लाइक H2O NH3 due to it it will form different ions, it will form different आयंस। इसकी वजह से क्या कर लेता है, ये डिफरेंट आयंस बना लेता है एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह करता है अपने अंदर से। इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी वही तो होती है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि वैद्युत ऊर्जा का क्या हो, सुचालक हो, वही होता है हमारा कंडक्टिविटी। अब देखो SO2 के मॉलिक्यूल्स लो, SO2
प्लस SO2। अब क्या कर दो, इनको सेल्फ आयनाइज कर दो। कैसे सेल्फ आयनाइज होगा, ये कैसे होगा सेल्फ आयनाइज, देखो ध्यान से। इसमें हमारा एक SO2 हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, SO में, और O में डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, SO+2 होता है और O-2 होता है। इसी तरीके से तो होता है। तो यहाँ से एक और किसके साथ जुड़ जाएगा, SO2 के साथ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, SO3 क्या हो जाएगा, SO3 माइनस माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा, SO++। क्या बना लिए, डिफरेंट टाइप्स के आयंस बना लिए। यहां पर ये क्या होता है, ये होता है हमारा सल्फाइट आयन। SO3 है, ये क्या आता है, सल्फाइट आयन होता है, सल्फाइट आयन। और ये हमारा SO+ क्या होता है, SO+ होता है हमारा थायोनिल आयन। क्या होता है, थायोनिल आयन, थायोनिल आयन। क्लियर है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसमें और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसमें, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ है इसमें सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। अब ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन ये है बेटा, ये जो हमारे SO2 होता है, इसके ये हमारा डिसोसिएट तो इजीली नहीं हो पाता, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कैसी है इसकी, बहुत ज्यादा लो है। पर इसमें क्या होता है, ये जो हमारा इसमें SO2 होता है, SO2 जो होता है ये हमारे यूज किया जाता है कुछ कंपाउंड्स को डिसोसिएट करने। खुद तो डिसोसिएट नहीं होता है, पर कुछ कंपाउंड्स को क्या कर लेता है, डिसोसिएट करता है जैसे। और ये जो हमारी ये जो रिएक्शन होती है, यानी कि लिक्विड SO2 खुद डिसोसिएट ना होकर दूसरे कंपाउंड्स को क्या करता है, डिसोसिएट करता है। यही हमारी रिएक्शन कहलाती है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। क्या कहलाती है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो इसमें लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ लिक्विड SO2 इज वेरी वीक। लिख लीजिए इसमें आप, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ लिक्विड SO2 इज वेरी वीक, बट इट कैन बी यूज्ड to dissociate few compounds, but it can be used to dissociate few compounds. Such reaction is known as solvolysis reaction. Reaction देखिए इसमें क्या हो जाएगी, हम क्या लेंगे, PCl5 ले लिया और इसमें क्या मिला दो, SO2 मिला दो, SO2 मिला दो। अब यहां से क्या होगा बेटा, ये डिसोसिएट हो जाएगा POCl3 में, POCl3 में, और यहां से SOCl2 बाहर निकल जाएगा। SOCl2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये किस तरह से डिसोसिएट होता है, ये हमारा डिसोसिएट होता है SO में और O में डिसोसिएट होता है। और जो हमारा बेटा PCl5 है, ये हमारा डिसोसिएट होता है PCl3 में और Cl2 में, PCl3 में और Cl2 में डिसोसिएट होता है। अब ये हमारा क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और Cl कैसा होता है, माइनस, और PCl3 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब इसमें खुद ही देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जाता है हमारा। और यहाँ से POCl3 और SOCl2 यहाँ से बना लेता है। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलो अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स। जैसे हमारे वाटर क्या बना रहे थे, हाइड्रेट्स बना रहे थे, हमारे अमोनिया क्या बना रहे थे, अमोनिमेट्स बना रहे थे। इसी तरीके से हमारे क्या बनाएंगे, SO2 में क्या बनाएगा, सॉल्वेट्स बनाएगा। देखो बेटा, जो हमारा लिक्विड SO2 होता है, ये हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या होता है, देखो SO2 हमारा वाटर था, एक हमारा क्या आ गया, NH3, लिक्विड NH3 और लिक्विड SO2 के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जब हम वाटर और NH3 के बारे में बात कर रहे थे, वाटर और NH3 के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे कि किसी भी कंपाउंड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाकर क्या हो रहे थे, एडजस्ट हो रहे थे। किसी भी क्रिस्टल कंपाउंड की स्ट्रक्चर में जाकर, यानी कि वॉइड्स में, उसके बीच जो खाली जगह बचती है क्रिस्टल्स में, फ्री स्पेस में जाकर एडजस्ट हो जाते हैं और एडजस्ट होकर उसको एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, SO2 होगा, लिक्विड SO2, ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में जुड़कर, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में यानी कि फ्री स्पेस में जाकर एडजस्ट होकर उसके क्या बना लेगा, उसको एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा। जैसे जैसे हमारा एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, NaISO2 और Ki4SO2 और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, एक हो जाएगा हमारा PBBr2 ये हमारे क्या है, ये सॉल्वेट्स हैं। क्या है, देखो बेटा, ये हमारे क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसमें जाकर हमारा एडजस्ट हो जाता है क्या, SO2, और इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। बेटा इसके भी 4 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे हमारे। इसी तरीके से हमारा Ki है और इसी तरीके से हमारा क्या है, PBBr। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसका 7 पॉइंट, लिक्विड स्टेट। अब देखो इसके लिक्विड स्टेट में ये हमारा -10 से -75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही क्या हो सकता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। क्या प्रेजेंट हो सकता है बेटा, -10 से -75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही ये क्या हो सकता है, लिक्विड स्टेट में। -10 है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और -75 है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में -10 से -75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही ये हमारा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। नोट कीजिए इसको। फिर एक और प्रॉपर्टी करेंगे इसमें, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड SO2 की, लिक्विड SO2 जो है हमारा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये जो हमारा लिक्विड SO2 है ये डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमें हमारी रिएक्शन को क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे हम क्या लेंगे, 2FeCl3 की रिएक्शन जब हम करा रहे हैं किससे, 2Ki के साथ, तो ये हमारा क्या करेगा, लिक्विड SO2 उसको मीडियम प्रोवाइड कराएगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से ये किस में ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा 2FeCl2 और यहां से क्या बन जाएगा, यहां से 2KCl रिमूव हो जाएगा और बचे हमारे आयोडीन I2। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट कराएगी। ये रिएक्शन कैसी है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये हमारी SO2 जो है हमारा ना तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये हमारे रिएक्शंस के लिए, ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन रेडॉक्स है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे, किसमें, नेक्स्ट चैप्टर में। और जो हमारा लिक्विड SO2 होता है वो हमारा इस तरीके से मीडियम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, 9 पॉइंट है इसमें, इन एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन। अब एरोमेटिक रिएक्शंस की अगर बात करें, एरोमेटिक रिएक्शन में जो हमारे लिक्विड SO2 होता है, लिक्विड SO2 जो होता है वो हमारा एरोमेटिक सब्सटेंस की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें लिक्विड SO2 डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये हमारा एज अ सॉल्वेंट उसमें यूज किया जाता है। किससे, एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और इसकी नेचर एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेटा एसिडिक नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है, हमारे एसिडिक नेचर का होता है। देखिए रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन देखिए, C6H6 बेंजीन ले लिया और हमने यहां पर क्या लेंगे, कंसंट्रेट HNO3। अब यहां पर क्या करेंगे, कंसंट्रेट, नाइट्रेशन रिएक्शन है ये, कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पर क्या आ गया हमारा लिक्विड SO2। क्या आ गया यहाँ पे, लिक्विड SO2। ये हम किस में लेंगे, लिक्विड SO2 में रख के लेंगे किसको, कंसंट्रेटेड H2SO4 को। अब इसमें देखिए क्या होगा, C6H5NO2 और यहाँ से क्या बच जाएगा, H2O। ये हमारी क्या होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर इसकी कुछ रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब पिछले बार की तरह हम इसमें क्या देखेंगे, पहले एडवांटेजेस देखेंगे, क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखेंगे। पहले रिएक्शंस नोट कीजिए आप।
देखिए अब इसमें आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये हमारा यूज किया जाता है रिएक्शंस में, किसमें, ये रिएक्शंस में यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। कैसा है, ये बहुत सस्ता होता है तो इस वजह से रिएक्शंस में आसानी से यूज किया जा सकता है क्योंकि इजिली अवेलेबल है। अब आगे देखिए सेकेंड पॉइंट, हैंडलिंग ऑफ लिक्विड SO2 इज वेरी इजी। लिक्विड SO2 को वाटर की तरह हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था, इसको हैंडल करना बहुत इजी है। थर्ड पॉइंट देखिए, ये हमारा कैसा एसिडिक नेचर का होता है, कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है। उसके लिए क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड कराता है। अब आगे देखिए इसमें डिसएडवांटेजेस, ये हमारा वीकली आयनाइजेबल सॉल्वेंट है। आयंस में तो हमारा डिसोसिएट होता है ये हमारा, बट ये कैसा है, वाटर और NH3 के कंपैरिजन में वीकली आयनाइजेबल है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इन लो टेम्परेचर, सिर्फ लो टेम्परेचर पे यूज किया जा सकता है, जो कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -75 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट देखिए इसमें, इट डज नॉट हैव एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएट नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये क्या कर पाएगा, इट कैन नॉट प्रोवाइड एनफ सरफेस फॉर रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट को एनफ सरफेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं सॉल्वेंट्स। अगर इसमें कोई डाउट है तो कहाँ क्लियर करोगे, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, यहाँ पर आप अपने मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। physics_guru_India, ये हमारी इंस्टाग्राम ID है, जाकर इस पर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, और फिर वहां से आपको सर्च करना है इस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, वहां से अपने टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें कल स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन इसमें हमारा रह जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट, और फिर उसके बाद हमारी ये बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।